राजनीति में कोई आता वो साधु महात्मा तो नहीं होता। राम की तरह है मोदी जी तो हनुमान की तरह है अमित शाह जी। आज युवक नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, आज वो स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार पा रहा है और लोगों को नौकरी दे रहा है मोदी जी के कारण। एक समय आ जाएगा कि भारत बूढ़ा देश कहलाएगा जापान की तरह। अहंकार एक ऐसा मेहमान है घर का, आकर वो सारे रिश्तों को लेकर चला जाता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, उग्रता कोई मजबूती नहीं है। अपने पर संयम, अपने पर नियंत्रण और दूसरों का सम्मान, ये आपको आगे ले जाता है। राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है, राजनीति मेरा पड़ाव है अपने गंतव्य को प्राप्त करने का। आप अटल जी के भी कार्यकाल में उनके बहुत खास रहे, इधर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के भी कार्यकाल में आप खास रहे। दोनों में क्या आप अंतर देख पा रहे हो, जो अटल जी का कार्यकाल था और अभी का जो है? नमस्कार, आज हमारे बीच बात करने के लिए भारतीय राजनीतिज्ञ, वर्तमान राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। ये जो राजनीतिक सफर आपका हुआ, स्टूडेंट लाइफ से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो कैसे स्टूडेंट लाइफ में जब आप आए तभी से राजनीति की आपने शुरुआत की कि? देखो, आप पहली चीज तो राजनीतिज्ञ किसे कहते हैं? अब भारत राजनीति के राजनीतिज्ञ, पहले लोग कहते थे कि नेताजी आ रहे हैं, तो लोग समझते सुभाष बाबू वाली स्टाइल के कोई नेताजी आ रहे होंगे, बड़ा सम्मान के दृष्टि से देखते थे। समय का बदलाव आया, जो राजनीति में रहने वाले लोग थे, जिनको लोग नेता बोलते थे, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में कम की और उसके बाद लोग व्यंग्य से बोलने लगे, अरे क्या ये तो नेता आदमी हो। यानी झूठ कोई बोल रहा तो कहने लगे अरे नेता आदमी है, झूठ मत बोलो। यानी समय के बदलाव के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता के भाव में ह्रास होता गया। तो अगर इन कड़ियों को आप जो देखो तो मैं एक अध्यापक के रूप में मैंने काम किया, तमाम कई दर्जन संस्थाओं का मैं पदाधिकारी रहा, उनको स्थापित करने का। कभी सुभाष सेना बना ली, तो कभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो कभी युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 बार अध्यक्ष बना, कभी विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा, तो कभी ऐशबाग रामलीला, बहुत बड़ी रामलीला है, उसका कर्ता धर्ता बना। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और विभिन्न और क्षेत्रों में काम करने का अनुभव रहा। और एक अध्यापक के नाते काफी लंबे अंतराल तक मुझे अध्यापन करने का भी अवसर मिला, जहां पर पढ़ा वहीं पर पढ़ाने का भी मिला। और एक सौभाग्य तो था, जिनसे पढ़ा मैंने छठे में, तो एमकॉम में वो मेरे विद्यार्थी हुए। यानी जिस टीचर से पढ़ा था वो उनका भी गुरु बनने का अवसर मिला, गुरु बनने का अवसर मिला। तो ये एक ऐसा चक्र रहा जिसमें कभी आध्यात्मिक क्षेत्र से, कभी सामाजिक क्षेत्र से, कभी शैक्षिक क्षेत्र से, और कभी इससे होते होते राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक आत्मविश्वास है वो हर क्षेत्र में बना रहा। ऐसे तो आज के जमाने में ये बड़ा खतरनाक चीज है आत्मविश्वास। लोग कहते हैं कमाल है, नशे में आदमी ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है। आप देखो ना, उसको शेर को पकड़ ले जो नशा पीने वाला, कमाल है, नशे में आदमी ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है और ज्यादा आत्मविश्वासी आदमी नशे में हो जाता है। कभी कभी अहंकार आ जाता है और उसका जो आत्मविश्वास है वो आत्म संयम को खोने लगता है। मेरे साथ ये चीजें कम हुई। बचपन से ही भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान अच्छा कैसे बने। भूत में क्या हुआ था ये मेरा विषय नहीं था। अरे भाई, मैं तो महापौर था, अरे मैं तो यूथ का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। कभी कभी सोचा अरे मैं तो सदस्यता का पूरे देश का प्रमुख था, संयोजक था बीजेपी का, जिसमें बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, उसका मैं संयोजक था। ये मेरा भूत था। अगर उसको मैं आज याद करने लगूं तो मैं उप मुख्यमंत्री था, मैं नेता सदन था, और मेरे विभाग आज भी लोग करते हैं, मैं महापौर था तो मोस्ट ऑनरेबल मेयर
का खिताब मिला, चुनाव लड़ा तो लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ बड़ी जीत का। तो ये भूत था। मैं जो कहना चाहता हूं ना कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति अपने भूत में मंडराता रहता है और भविष्य के प्रति सशंकित होकर चला करता है। मैं भूत के प्रति बहुत ज्यादा गौरवान्वित नहीं हूं और भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं। और उसका कारण यह है कि मैं वर्तमान में, जिस दिन मैं उप मुख्यमंत्री नहीं रहा, यानी दूसरे दायित्व की तरफ उन्मुख हुआ और शपथ ग्रहण उत्तर प्रदेश का हुआ और मैं उप मुख्यमंत्री से भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हो गया, मैं दूसरे दिन से दौरे पर निकल गया। कौन देखता है, कौन क्या कहता है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए काम करता हूं। एक दिन में 5 कार्यक्रम करूंगा, जहां जाऊंगा वहां हजारों लोगों से भेंट होगा और सबके बीच में पार्टी बढ़े। पार्टी ने मुझे दिया है, अब मुझे पार्टी को देने का अवसर है, मैं देने की कोशिश करूंगा। जब ये मनोभाव किसी के उसमें आ जाता है तो स्वतंत्र भाव से वो राजनीति भी पवित्रता के भाव में बंध जाती है। तो इसीलिए आपने कहा ना कि आप भारत के राजनीतिक में राजनीतिक नहीं हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भाजपा का, भाजपा की नीति सिद्धांत विज्ञ हूं, उनका पालन करने वाला एक कार्यकर्ता हूं। और राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है, राजनीति मेरा पड़ाव है अपने गंतव्य को प्राप्त करने का, जिसमें राष्ट्र आगे बढ़े, पार्टी और अधिक मजबूती के साथ राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो सके, ये मेरा लक्ष्य है। राइट। तो पहली बार जैसे जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो दिमाग में कब आया कि किसी संगठन को ज्वाइन करना चाहिए? दिमाग में आया ही नहीं। फिर कैसे? पढ़ते पढ़ते मैं तीसरे चौथे में था, हाई स्कूल और इंटर के लोगों को पढ़ाता था, उनके पेपर सॉल्व करता था। कभी सेकंड नहीं आया। पता चला कि एक साल में 2 प्रमोशन मिलते गए। हाई स्कूल में उम्र कम थी और हाई स्कूल में पहुंच गया तो उम्र को ज्यादा बढ़ा के लिखाना पड़ा। जैसे होता था पहले कि उम्र को ज्यादा बढ़ा कर लिखा दीजिए, इस टाइप की पहले एक अवसर आया। लिखाया नहीं लिखाया वो अलग विषय था, लेकिन बाद में एडमिशन हो गया, सही उम्र में ही हो गया। तो कम समय में ज्यादा प्राप्ति की तरफ उन्मुख हुए। और वो दौर था कि जब लक्ष्य था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे एक अध्यापक बनना है। बचपन में था, जब पढ़ता था तो मुझे गुरुजी कह के गोदी में उठा के चले जाते थे। हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, सामने गुप्ता जी के लड़के थे 2 लोग, तो अपनी तैयारी के लिए अपना होमवर्क मुझसे कराते थे। उनके पिताजी पिटाई करते थे और काम ना करें, तो शाम को ड्यूटी से लौटते थे रेलवे से, तो उसके पहले वो मुझसे होमवर्क करा लेते थे और मुझे गोद में लेकर गुरुजी कह के निकलते थे। मैंने माँ से पूछा कि अम्मा ये गुरुजी क्या होता है? बोले ये सबसे बड़ा होता है बेटा, इसमें राज्यपाल से लेकर चपरासी तक का बच्चा उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनको पढ़ता है। उस समय छोटे पर में मन हो गया कि गुरुजी बनना है, टीचर बनना है। और तमाम कॉम्पिटिशन्स में मैं आया, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं पार्ट टाइम लेक्चरर, कोई पोस्ट नहीं थी उस समय, 1100 रुपए में मैंने शुरू किया। और उस समय मेरे वहां 100-150 लोग काम करते थे। मेरे पिताजी नाराज हुए, उन्होंने ड्राइवर, जो गाड़ी की 2 गाड़ी थी, बुलाया के पूछा तुमको कितना देते हैं? ड्राइवर ने कहा पंडित जी आप 2000 देते हैं मुझे। बोले मेरा लड़का 1100 पा रहा है। तो मैं साइकिल पर जाता था और साइकिल पर जाकर पढ़ा भी और साइकिल पे ही जाकर मैं टीचर भी बना। तब बहुत समय तक मैं साइकिल पर गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पिताजी से कोई दुराव वाली, पिताजी की सीख थी, आगे बढ़ने की ललक थी, डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो निर्धारित लक्ष्य थे उनको प्राप्ति करने की उत्कंठा थी। और मैं मानता हूं हर व्यक्ति के अंदर जेहन में होता है कि अगर वो तय कर ले कि मुझे करना है तो लक्ष्य जरूर प्राप्त करता है। और मैं समझ लेता हूं कि जो जिसने पिता की मेहनत और घर की मुसीबत देखी है ना, तो उस जिसको याद रहती है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा पाता।
मेरे पिताजी ने 10 रुपए से बिजनेस शुरू किया था। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, एक अच्छे पहलवान थे, और हम लोग 9 भाई बहन थे। तो अब आजकल तो एक ही में लोग, माँ भी लगी है, पिता भी लगा है, दादी भी लगी है, दादा भी लगा है, और बदला बच्चा उस अवसादग्रस्त हो जाता है। छोटा परिवार देश के लिए भी, आज मैं कोई प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैंने भी राज्यसभा में प्रश्न को उठाया इस बात का कि जो भारत का जो स्थिरता का जो पॉइंट होना चाहिए 2.1 होना चाहिए था, कि जितनी हमारी आबादी है अभी उतनी रहे कम से कम, तो 2.9 की रफ्तार से बढ़ना चाहिए था। अब हम 1.9 पर आ गया जो हिंदू की आबादी है, तो ये गिर रही है। एक समय आ जाएगा कि भारत बूढ़ा देश कहलाएगा, जापान की तरह, चीन की तरह। वो प्रस्ताव देगा कि अब अगर आपके एक बच्चा हुआ तो इतना आपको रुपया, 2 बच्चा हुआ तो आपको सरकारी नौकरी, इस प्रकार के प्रलोभन देने पड़ेंगे। राइट। तो मैं जो कहना चाहता था कि एक व्यक्ति की अगर आप पहचान करने वाली हो कि अच्छा कि खराब है, तो उसके लिए मैंने हमेशा कहा कि जिसको पिता की मेहनत और घर की मुसीबत याद है, याद रहती, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। मैंने उस घर की गरीबी भी देखी, घर की अमीरी भी देखी, पिता का मेहनत और पौरस भी देखा, और घर का अनुशासन भी देखा। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में। राइट। जैसे भी आपने कहा गुरुजी, तो जनरली आप बनारस में देखो, घाट पे देखो, या जनरली हम मान लो एकेडमिक में तो जनरली गुरुजी कहते हैं, लेकिन हम किसी और फील्ड में भी किसी से मार्गदर्शन लेते हैं तो बनिए की दुकान पे भी जाते तो कहते हैं ये मेरे गुरुजी हैं। तो इस गुरुजी का क्या मतलब है? जैसे राजनीति में भी कहते हैं ये हमारे राजनीतिक गुरु नहीं, देखिए, जो राह दिखाने वाला होता है उसको लोग गुरु बोलते हैं। गुरु दिशा दर्शन दोनों करता है। गुरु बना भी सकता है, गुरु बिगाड़ भी सकता है। आपने चाणक्य का आपने संवाद सुना हुआ, घनानंद को उन्होंने जमीन पर ला दिया, अपने चेले को चंद्रगुप्त को उन्होंने गद्दी पर बैठाल दिया। तो गुरु दिशा दर्शन भी करता है, बनाता भी है, अगर उतर आए तो उसको सही राह भी दिखा सकता है, नीचा भी दिखा सकता है। लेकिन मेरा गुरु का तात्पर्य यही था कि मैं जो अपने अंदर का एक गुरु ऐसा है जो देता है, और जितना देता है उसका उतना ज्ञान बढ़ता है। और गुरु अगर सच्चा है, आज भी मैं बहुत सारे पोस्टों पर रहा। मैं 3 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, 2 बार प्रभारी, पर्यटन का चेयरमैन यानी राज्य मंत्री, और उसके बाद युवा आयोग का भारत सरकार का, उसमें भी राज्य मंत्री का दर्जा केंद्र में था, राष्ट्रीय युवा आयोग में। उसके बाद 11 साल मेयर, फिर डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत सारे पदों पर रहा। पहली बार कौन सी पोजीशन आपको ली? नहीं, पहले तो मैं वार्ड का अध्यक्ष था। अच्छा, वार्ड के अध्यक्ष से शुरू, फिर मंडल का उपाध्यक्ष बना, फिर नगर कार्यकारिणी का सदस्य बना, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना, उसके बाद अध्यक्ष, और फिर प्रभारी, फिर पर्यटन का चेयरमैन, और उसके बाद 11 साल मेयर, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर गुजरात का प्रभारी, बहुत सारे राज्यों का प्रभारी, और सदस्यता महाअभियान का इंचार्ज, फिर डिप्टी सीएम, फिर 4 विभागों का मंत्री, और फिर नेता सदन, और उसके बाद आपने देखा कि मैं राज्यसभा का सदस्य, और अब इसमें पीठासीन अधिकारी यानी वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा का, और कई समितियों का, हिंदी समिति है, फाइनेंस कमेटी है, तमाम कमेटियों का, अर्बन डेवलपमेंट की कमेटी है, आलेख समिति है, बहुत सारी समितियों में इस समय मैं हूँ। राइट। जैसे अभी आपने कहा कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता था, फिर आपको मतलब एक टीचिंग वाली ही जॉब करनी थी, तो जब पहली बार लगा कि अब तो टीचिंग वाली जॉब छूट रही है, और एक तरह से कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी राजनीति की तरफ जब आप आ रहे थे, तो फिर कैसा आपको ये कैसे डिसाइड करा? नहीं, देखो, आप छूट गई शब्द तो ठीक नहीं है। नहीं, वो मैं अध्यापक आजीवन अध्यापक होता है, प्रोफेसर कभी और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो, हाँ, अध्यापक को कहो कि सेवानिवृत्त होता, सेवानिवृत्त नहीं होता है, बल्कि एक कार्य को पूरा करने के बाद वो सेवाव्रत हो जाता है। सेवानिवृत्त की जगह सेवाव्रत हो जाता है, वो किसी और काम में सेवाव्रत हो जाता है। अध्यापक समाज की संरचना करने वाला
वो मजबूत स्तंभ है जिसके चारों तरफ सामाजिक प्रक्रियाओं का प्रक्रिया चक्कर लगाती हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि व्यक्ति बन जाता है, बहुत सारे लोग होंगे, आप दो छोटी चीज पा जाते हैं, बड़ा तारीफ कर दो, बड़ा खुश हो जाते हैं। और तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। मैं मानता हूं कि तारीफ हनुमान जी का कल हम लोग हनुमान जी का जन्म दिवस आसपास मना रहे हैं, जब हम लोग बैठे तो हनुमान जयंती है। एक बार क्या हुआ कि बजरंग बली श्री हनुमान, आप जानते हो कि पवन सुत कहते हैं, कभी उनको सीता जी का राम जी का अंश मान लेते हैं, उनका सेवक मान लेते हैं, कभी उनको तमाम नामों से बजरंग बली श्री हनुमान को पुकारते हैं। एक बार हनुमान जी जब लंका को जीतकर राम जी सत्ताधारी राम बन गए वनवासी राम से, तो बजरंग बली पास में बैठे राम 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 जप रहे थे। तो उन्होंने माता सीता आई, बोली प्रभु हनुमान नहीं होता तो 100 वाटिका कौन आता है। लक्ष्मण जी चिल्ला के बोले भैया हनुमान नहीं होते तो मेरे लिए संजीवनी बूटी कौन लाते। प्रभु राम कहने लगे नहीं लक्ष्मण, अगर हनुमान नहीं होते तो अहि रावण के वहां जब वो हम लोग को हरण कर ले गया था तो जाकर छुड़ाकर हमको तुमको कौन लेकर आता। बजरंग बली टक टक देखते देखते आंसू बहा बहा के जोर जोर से रोने लगे, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। तो राम जी ने कहा अरे रो क्यों रहे हो हनुमान। माता सीता ने कहा अरे लक्ष्मण तेरी तारीफ कर रहा है, मैं तेरी तारीफ कर रहे हो, प्रभु स्वयं तेरी तारीफ कर रहे हैं हनुमान, और तुम रो रहे हो कि कर मुझे बचाओ। हाथ जोड़कर खड़े हो गए हनुमान जी, बोले माता आप मेरी तारीफ कर रही हैं, प्रभु मेरी तारीफ कर रही हैं। ये जो तारीफ है प्रशंसा है, प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है, और जो अहंकार है वो संचित पुण्य को नष्ट कर देता है। मैंने जो प्रभु के चरणों की सेवा करके जो एक पुण्य को अर्जित किया है, आप मेरी प्रशंसा करेंगे कहीं हमको अहंकार ना आ जाए, और अहंकार आ गया तो जो संचित पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, आप आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ आपको अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी पिछली स्थिति और भविष्य में अगर बड़े होने की संभावना है तो उन स्थितियों को सोचकर अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार एक ऐसा शत्रु है या एक ऐसा मेहमान है घर का, पता नहीं चलता, वो आता है लेकिन आकर वो सारे रिश्तों को लेकर चला जाता है। वो मेहमान के रूप में आता है और अहंकार और क्रोध आपके सारे रिश्तों को लेकर चला जाता है। तो ये गुण जो था मैंने अपने पिता से, अपनी माँ से मैंने सीखा, और हर चीज में सहज रहना प्रभु की इच्छा है, बड़ों का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे मिला है। मेरा परिश्रम ही मेरा कर्म को पूरा करने वाला है। महापौर का टिकट मुझे हुआ, मेरे मित्र बैठे हैं, मित्र क्या छोटे भाई की तरह प्रवीण जी हैं, सुधाकर जी हैं, ये लोग मुझसे हमेशा कहते थे टिकट मांगो, टिकट मांगिए, आप विधायक का मांगिए, सांसद का मांगिए। हम लोग कहते एक दिन अटल जी खुद से कहेंगे कि डॉक्टर तुझे लड़ना है, मैं तैयार हो जाऊंगा। एक दिन महापौर का चुनाव आया, महापौर के चुनाव में हम लोग खुद भी किसी और का नाम का प्रस्तावना दे आए थे कि इनको लड़ना चाहिए। मेरे घर पे हम लोग बात कर रहे थे और बोल रहे थे इन लोगों से, ये लोग कह रहे थे आप अपने लिए कहिए, तो मैंने समझाने के लिए कह दिया कि देखना एक दिन अटल जी का फोन आएगा और कहेंगे कि डॉक्टर तुझे लड़ना है, और मैं लड़ लूंगा, मैं मांगू क्यों। एक अटल जी की नकल उतारते थे, एक शैलेंद्र शर्मा अटल, छोटे से थे उस समय, अब तो वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। तो बिल्कुल अटल जी की तरह भाषण, अगर अटल जी सामने ना हो तो लगता तो वही आवाज है। तो मुझे फोन आया, इन्होंने लोगों ने बोला कि आप मांगते नहीं, हमने कहा अटल जी का फोन आएगा। इत्तेफाक दो पीएनटी फोन था, उसी समय फोन आ गया, और फोन पे स्वयं अटल जी थे, और उन्होंने कहा डॉक्टर तुझे चुनाव लड़ना है। तो मैं समझा ये अटल जी नहीं, उनका वाजपेयी बोल रहा हूं।
तो मैं समझा ये मेरी नकल बना के ये शैलेंद्र शर्मा अटल बोल रहे हैं कि तुझे चुनाव, मैंने टिकट ही नहीं मांगा है, मेरे टिकट कहां से मिलेगा, कोई सोर्स नहीं लगाया तो कैसे टिकट कोई बगैर सोच के देगा। ऐसे बड़े लोग थे उस समय कि आपकी प्रतिभा को देखकर, आपकी उस चीज को देखकर, मैंने कहा आपको चुनाव में आना है, बोले अरे मैं चुनाव में आऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और 103 से ऊपर बुखार था, वो चुनाव में आए मेरे महापौर के। राइट। नहीं, आज की राजनीति में क्या इतने सरलता से किसी को बुला के टिकट दिया जा सकता है या दिया जाता है? नहीं, देखो अभी आप क्या समझते हैं, लोक अंदाजा था, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी तो बैठे हुए थे। अच्छा। तो उनका नाम लिया जा रहा तो वो किसी और से पूछ रहे थे कि मेरा ही नाम है। अच्छा, पता नहीं होता कि कौन आएगा। मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मैं तो दिल्ली से होकर गया था, कोर ग्रुप की बैठक को ज्वाइन किया और मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ जाके मैं रात भर जागा था तो मैं सो गया। 11:30-12 बजे पहुंचा, 3:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी चिल्लाती उठी मानी रामलाल जी संगठन महामंत्री का फोन आया है। उनका दिनेश जी आपको लोक भवन पहुंचना है, आपको उप मुख्यमंत्री के पद पे आपको हम लोगों ने मानी प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको चयन किया है। अब पता ही नहीं था कि मैं कहां बनूंगा, मैंने तो किसी से कहा नहीं, कैसे हो जाऊंगा। तो बीजेपी में कार्यकर्ताओं की पहचान होती, कब किसको कहां की सूचना मिल जाए किसी का कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। राइट। अच्छा, जब से आपने जब कॉमर्स के आप प्रोफेसर है तो कॉमर्स को क्यों चुना आपने? और भी तो बड़ा किस्सा था, बात आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा। बचपन में मैं पढ़ने में तेज था। मेरी माँ कहती थी, मेरी एक मुंह बोली मौसी जी थी, रमा मौसी, उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए। अम्मा हमारी कहती थी कि हमारा लड़का डॉक्टर बन जाए। पिताजी का बिजनेस था, वो कहते थे ना हमारा बेटा जो है बिजनेसमैन बने, कॉमर्स ले और अच्छा बिजनेसमैन बने। अब माँ क्या चाहती, पिता क्या चाहते, मैं क्या चाहता, उसमें मैंने बीच का रास्ता चुना कि कॉमर्स लूंगा, पिताजी की बिजनेस में होगा, पिताजी खुश, और कॉमर्स करने के बाद फिर एमकॉम करके फिर मैं पीएचडी करके डॉक्टरेट करके बन जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा तो डॉक्टर कहलाऊंगा, तो माँ की तो बना और लक्ष्य को पीछे दौड़ा। फिर ना दाएं देखना ना बाएं देखना, जो सोच लिया फिर वो ना है, और उस लक्ष्य पे पहुंचा। आज सौभाग्य की 2 दर्जन से ऊपर पीएचडी मेरे अंडर में है, 6 किताबें मेरी चलती हैं, कई देशों में मेरा लेक्चर हुआ है। अब तो क्लास नहीं ले मिलता होगा? नहीं, क्लास जब मन करता है तो ले भी लेता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन मैं छुट्टी पे रहता हूँ। हाँ। छुट्टी पे वो हमारे वहाँ उसकी परमिशेबल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव रहती है। हाँ। जब प्रोफेसर रहे तो कोई बहुत शरारती स्टूडेंट कभी मिला? जब आप प्रोफेसर रहे तो कोई बहुत शरारती स्टूडेंट मिला? अरे बहुत था। एक बार तो मेरे साथ, अब मैं सोच रहा हूँ कहूँ कि ना कहूँ, मेरे साथ एक घटना घटा। मैं नया बना, मैं सफेद शर्ट आदि बाही की और सफेद पैंट ही मेरा एक लबादा बन गया था, पहचान बन गई थी कि एक साथ मैं पहन कर जाता था। और मैं पहुंचा क्लास में, कम उम्र में मैं टीचर बन गया। मैं जो कि भारतीय संस्कारों के बीच में ही रहा, पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो घर में तीज त्योहार पर्व सब जो हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार सब संपादित होते थे। मैं क्लास ले रहा था, तब तक फरवरी का महीना था। तब तक पता चला कि 2 लोग दाएं झांक रहे बाएं झांक रहे। मैंने क्या हुआ क्या ये? तब तो देखा कि हाथ में गुलाब का फूल दोनों के है। तो मैंने कहा गुलाब का फूल मुझे शायद देने आया होगा, क्यों देने आया ये? मैं जब वहां से निकला तो भागा देखकर। मैंने कहा नहीं, मुझे देने आया तो क्यों भागा? तब किसी ने कहा सर आज तो वैलेंटाइन डे है। मैंने कहा वैलेंटाइन डे क्या है? सही में मैं नहीं जानता। तो लोगों ने बताया उस समय शुरुआत थी, तो उनका साहब इस दिन प्यार का इजहार होता है। हमने कहा हमारे तो वासंती बहार होती थी, बसंत पंचमी होता था, और उसमें कहते थे कि अभिजीत मुहूर्त है, उसी दिन सबकी शादी वादी हुआ करती थी। मेरी माँ की खुद विवाह जो था बसंत पंचमी पे हुआ था। पिताजी माताजी पीला रंग का पहन के चलते थे, जाके एक पीले रंग की साड़ी खरीदवाते थे बसंत पंचमी को। तो मुझे तो वही पता था।
अब उन्होंने कहा वैलेंटाइन तो मैंने बुलाया उनको, मैं फेंको फूल को। अब इतना मुझे नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, आज भी मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। लड़के डरे थोड़ा, मेरा ऑरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कठोर हूं, लेकिन गंभीर रहता था तो इसलिए लोग मानते थे। उन्होंने फूल को फेंक दिया। मैंने कहा दोबारा से इसको लेके यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ना, और आज तुमको 2 दिन के लिए क्लास से मैं बाहर करता हूँ। क्लास से बाहर कर दिया। बाद में जो आपको तो शरारती वाली बात करो, उनके मन में पता नहीं क्या लगा होगा, मैं नहीं जानता। मैं बंगाल के दौरे पे जा रहा था, ममता जी का टेरर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली नहीं हो सकती, और उसमें मुझे रैली में ही जाना था। तेवा की रैली के अंदर जो आने वाले लोग उनको गिरफ्तार कर दो। मैं ट्रेन में बैठ के गया, तब तक पता चला ट्रेन रुक गई और धड़धड़ाते हुए पुलिस के लोग आ गए और वो ढूंढने लगे। इत्तेफाक की बात, उसमें कोई चिल्ला के टीटी से पूछ रहे थे पुलिस वाले, दिनेश शर्मा कहाँ है, दिनेश शर्मा कहाँ है। मैंने कहा हे भगवान, आज तो लगता बंगाली में जेल में जाना पड़ेगा। मैं चुपचाप अपने ऊपर लेटा रहा। जब ज्यादा हुआ तो फिर पुलिस वाले मेरी डिब्बे में आए, उतरिए नीचे। उतरा तब तो पीछे से लहिम सहिम एक टोपी लगाए, आईपीएस का लिखा हुआ बैच का एक व्यक्ति आया, सबसे कहा चलो हटो सब लोग। अब मैंने समझा ये अकेले में पिटाई करेगा लगता है। तो वो सबको हटाने के बाद उसने अपनी टोपी उठाई और नीचे झुका, तो मैंने समझा कि पैर को पकड़ के ही पटकेगा मुझे। तो मैं पीछे हटा, बोला नहीं सर, अपने चरणों को आप मुझे सर रख लेने दीजिए। मैंने हुआ क्या भैया? बोला सर आपके कारण मैं बना। बोला हुआ क्या? बोला आपको याद है मैं आपका विद्यार्थी था, 2 लोगों को आपने क्लास से बाहर निकाला था। मैंने कहा जब मैं नया नया बना था। हाँ। पीजी ब्लॉक के सामने वाला? हाँ। तब मैंने ध्यान से देखा, तब मुझे वो चित्र याद आया। बोला कि आपने 2 को निकाला था, मैं आईपीएस हो गया, और दूसरा जिसको निकाला था वो आईएएस हो गया। और अब मैं यही पोस्टेड हूं। जब पता चला कि आप आए हो और आपको अरेस्ट करने के लिए ही मेरे विंग को मिला, तो मैंने कहा नहीं, मैं सर को प्रणाम कर लूं और फॉर्मेलिटी अदा कर लूं। तो ये शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है वो जीवन भर का होता है, और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होता है कभी भुलाने वाला नहीं होता। राइट। तो आप तो युवा अवस्था में प्रोफेसर बने थे, तो कभी क्या वैलेंटाइन डे को जब आपको मीनिंग पता चली तो कभी यूज करा? ऐसे वैलेंटाइन डे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ। क्या हुआ कि पर्ची लुटा के मेरा विवाह हुआ था। पर्ची लुटा के मतलब मैं शादी नहीं करता, तो मैं जमीन पे सोता था या लकड़ी के तख्त पर, और था कि जीवन में वैवाहिक जीवन में नहीं जाऊंगा। अचानक पिताजी की तबीयत खराब हुई और एक पारिवारिक कार्यक्रम था। मेरी माँ ने कहा कि किसी ने पूछ दिया, कुछ पार्षद लोग थे, मैं मेयर था उस समय, कि अम्मा डॉक्टर साहब की शादी नहीं करोगी? 1 तारीख था, उनका हाँ भैया 16 तारीख को करेंगे। अब कहाँ करेंगे, किससे करेंगे, पता ही नहीं। 267 बायोडाटा वो रखे हुए थे, उनमें से 6 बायोडाटा छांटे गए। फिर ये हुआ कि 30 साल से ऊपर के लोगों का जन्म पत्र नहीं मिलाया जाता। जो इष्ट देव होते हैं उन्हीं के सामने पर्ची लुटा दी जाती है। तो 6 पर्चियां, 6 नाम छांट के और घर वालों के सामने मंदिर में इष्ट देव के सामने लुटाई गई। माँ ने एक पर्ची उठाई और उसमें 5 साल पहले उनका रिश्ता आया था तो मना कर चुके थे। पिताजी को दोबारा लुटाया गया तो उन्होंने भी वही पर्ची उठा ली। तब ये हुआ अच्छा शादी करना है, तो कहीं और एक बड़े नेता थे, तो उन्होंने कह रखा था कि अगर शादी करना हो तो मुझे बताना। तो बने हम लोग के मन में था कि चलो पहले उनसे कहेंगे, और जहां कहेंगे तो देखा जाएगा, अच्छा रिश्ता है। लेकिन ये हुआ कि 15 लोग घर के भाई बहन सब मिलके पर्ची उठाने लगे। 13 लोगों ने वही पर्ची उठाई जहां माता पिता ने उठाई। 2 लोग अलग अलग उठाई पर्ची। जहां शादी का विचार था वहां पर्ची नहीं उठी। अब जहां पर्ची आया, मतलब मेजॉरिटी से जीत हुआ, उनको फोन किया गया तो 9 तारीख हो गया उनका फोन मिलते मिलते। 9 तारीख को उनसे बात हुआ तो उनके भाई की शादी थी। ये हुआ कि 15 को तिलक और 16 को विवाह। तो लोगों ने पहले हुआ था कि 14 को तिलक और 16 को विवाह होगा।
तो जब मैंने देखा अरे ये तो 14 फरवरी फिर आ गया ये वैलेंटाइन डे, तो मैंने कहा 14 को नहीं करूंगा। तो फिर 15 हुआ और 15 को तिलक और 16 को विवाह हुआ। राइट। डिप्टी सीएम के लिए जब आपका नाम आया तो आपने किसको सबसे पहले बताया कि मुझे एज ए डिप्टी सीएम चुना गया? अरे मुझे बताया पहले ना, आपको जब रामलाल जी ने बताया तो आपने फिर फोन? रामलाल जी ने जो बताया तो मेरी पत्नी ने फोन उठाया। अच्छा, उन्होंने तो सबसे पहले मेरी पत्नी को और मेरी बहन को पता चला। और उस समय तो मेरे पास कार भी नहीं थी, घर गली में रहता हूँ, तो एक स्कूटर में बैठ के गया। रास्ते में किसी ने देखा तो उसने मुझे कार पे बैठा लिया। तब मैं पहुंचा, बल्कि देर से पहुंचा। राइट। आप जैसे अटल जी के भी कार्यकाल में उनके बहुत खास रहे, इधर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के भी कार्यकाल में आप खास रहे। जिस तरह इमैनुअल कांट रैशनलिज्म और इम्प्रेसिज्म को जोड़ता है, तो आप तो दोनों के बीच में एक तरह से कड़ी के तौर पे आपने काम करा। तो इस दोनों में क्या आप अंतर देख पा रहे हो, जो अटल जी का कार्यकाल था और अभी का जो है? देखिए, ये दोनों ऐसे नाम लिए आपने कि अगर आप पूछो गुजरात से लेकर और पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में, तो हर व्यक्ति कहेगा मैं मोदी जी का खास हूं। और वही बात अटल जी के बारे में थी कि आप लखनऊ में चले जाओ किसी भी गली में, तो पूछो आप अटल जी जानते थे? जो कहेगा हाँ जानते थे। तो वो कौन खास था, तो बोलेगा सबसे ज्यादा खास मैं ही था। ये दोनों व्यक्ति मानव नहीं, ये महामानव है, और इन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। और मैं समझता हूं कि दोनों की कार्य शैली अलग है। अटल जी की कार्य शैली में दीनदयाल उपाध्याय जी का भाव दिखता है, और मोदी जी की कार्यशैली में स्वयं की कार्यशैली के साथ साथ दीनदयाल जी और अटल जी दोनों की मनोभावनाएं और अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी की दृढ़ता दिखती है। इसलिए मैं कहूंगा कि अलग अलग कार्य करने की स्टाइल के बावजूद दोनों की नीतियों में समानता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। दीनदयाल जी कहते थे। अटल जी ने उस चीज को प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज योजना चला दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, गांव से सड़कों को जोड़ो। मोदी जी ने घर में शौचालय कर दिया, गांव में बिजली कर दी, छोटी सड़कें बना दी, और प्रधानमंत्री आवास दे दिए, गेहूं का मुफ्त में दे दिया, और ये 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया। दीनदयाल जी कहते थे कुएं में पड़ा हुआ कोई आदमी है तो कुएं के अंदर जो गिरा हुआ आदमी थोड़ा ऊपर उठे, कुएं के ऊपर खड़ा हुआ आदमी थोड़ा नीचे झुके, दोनों के हाथ मिले और ऊपर आके बराबर से खड़े हो जाए, यानी व्यक्ति की जो असमानता है दूर हो जाए। और यही मोदी जी कर रहे हैं, गरीब की रेखा से 25 करोड़ रुपए ऊपर आ गए, वो मिड यानी मध्यम श्रेणी के लोगों में आ गए, उसके बाद वो उच्च श्रेणी में जाएंगे। तो दीनदयाल जी का एकात्मानववाद का भाव है। शेरशाह सूरी के बाद सबसे बड़ी सड़क बनाने वाले अटल जी थे, अब उनकी सड़कों के साथ और ज्यादा सड़क बनाने वाले मोदी जी बने। ये सब एक दूसरे के पूरक है। जैसे मैं आपके बारे में बहुत सारी चीजों का रिसर्च कर रहा था, तो कभी आपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करी और आपकी एक बहुत कूल पॉलिटिशियन के तौर पे रहे हो, कभी विवादित नहीं रहे, तो इसका क्या राज है? नहीं तो आजकल के तो जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो विवादित होते रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, तो इतने कूल पॉलिटिशियन के तौर पे क्या है ना, कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। आप उग्र हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। विनम्रता एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े सूरमाओं को भी झुकाया जा सकता है, और विनम्रता का जो भाव लेकर चलता है, यानी पेड़ में फल लगते हैं तो वही झुकता है, जिसमें झुकने की आदत है उसमें बढ़ने की भी गुण हो जाता है। तो मैं इसको मानता हूं कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, उग्रता कोई मजबूती नहीं है। अपने पर संयम, अपने पर नियंत्रण और दूसरों का सम्मान, ये आपको आगे ले जाता है। राइट। आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या रहा है? अगर ये जो जर्नी रही, डर तो लगता है सफलता नहीं मिलेगी तो डर लगता है ना, मुझे कभी भविष्य के प्रति डर नहीं लगा, कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश करता हूं, और जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका इंतजार भविष्य करता है। ये मेरी बड़बोलापन नहीं है, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से जो भी दायित्व छोटा हो या बड़ा हो मिला, तो उसमें पूरा तन्मयता के साथ देना और
किसी दूसरे की आलोचना न करना और किसी दूसरे का बुरा न चाहना। जिसको जो मिला उसका अपना भाग्य है। मुझे जो मिलेगा मुझे अपने कर्म से मिलेगा। राइट। और इसको करते रहिए और रिजल्ट तो अच्छा आना है। अगर आप मेहनत करोगे, आपकी पहचान होगी, तो दूसरे के नजर में जरूर से सकारात्मक दृष्टि होगी। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट क्या रहा? जैसे एक बार आप जब मेयर बने या राज्यसभा सांसद बने या डिप्टी सीएम बने, सबसे ज्यादा अगर आपको लगा होगा कि एक मैंने सपना देखा एक टीचर होने का, गुरु होने का। मेरा जीवन का सबसे सुखद क्षण वो था जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तब एक छोटी सी घटना में प्रोफेसर के सक्सेना साहब डीन थे। उसमें डीन को अपॉइंट करने का अधिकार हुआ करता था, पार्ट टाइम लेक्चरर। उनके साथ एडमिशन को लेकर कुछ छात्रों ने अभद्रता कर दी। उनका चश्मा गिर गया। मैं दौड़ के उठाकर उनके पास पहुंचा तो उनका, बेटा लेक्चरर बनोगे? मुझे विश्वास ही नहीं था। मैं तो सपना देखता था लेक्चरर बनने का। एमकॉम में मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे उस बार। और तो मुझे मन में उत्कंठा थी, लेकिन मुझको लगता नहीं था कि मैं हो पाऊंगा। हाँ सर, मैं होऊंगा। तुरंत लेटर हाथ से लिखा और दे दिया, जाओ यू आर अपॉइंटेड एज ए लेक्चरर। और मैं बन गया। तो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभूति वाला वही था। किसी व्यक्ति को अगर सफल होना है, जैसे आप प्रोफेसर भी रहे हो, बच्चों को पढ़ाया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको आप क्या बताते हो कि अगर जीवन में एक सफल व्यक्ति या एक अच्छा इंसान बनना है? समय पक्ष में हो या विपक्ष में, स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं होना चाहिए। आपका अच्छा समय नहीं है तो बुरे समय को भी हम अच्छा बनाने की तरफ चलेंगे। निर्णय में हमेशा पहले निर्णय लेता हूं, निर्णय सही है या गलत। सही है तो अच्छा है, नहीं तो गलत को सही करने की तरफ कोशिश करता हूं। और मैं समझता हूं कि सफलता की कुंजी यही है कि नॉट टू बी डिस्करेज, हतोत्साहित ना हो। कोई डिसीजन एंड एक्शन, त्वरित निर्णय और तुरंत कार्रवाई। व्यक्ति की ये निडरता का भाव आज के नौजवानों को भी मैं कहूंगा कि वो उसको आगे ले जाता है। राइट। जैसे आजकल के युवा अपने आप को युवा नेता लिखते हैं, तो युवा नेता और जो थोड़े सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं वो वरिष्ठ नेता लिखते हैं। 40 साल तो 45 साल के हो जाएंगे। क्या डिफरेंसेस है मतलब युवा नेता और वरिष्ठ नेता में, जबकि दोनों का काम तो एक तरह से समान? बहुत सारे लोगों का तो मन 80 साल तक युवा रहता है। युवा होना अपराध नहीं है, एक गुण है। युवा कौन है? जिसमें उत्साह हो, जिसमें उमंग हो, जिसमें कुछ भी करने की तमन्ना हो, जिसमें असंभव को भी संभव बनाने की जिज्ञासा हो, वो युवा है। और मैं समझता हूं कि युवा जो होता है उसको आंधी और तूफान की चिंता नहीं करनी चाहिए। आंधियों में समझ आई पलकों की कीमत वरना। आंखों को बहुत गुरूर था कि हमें सब दिखता है, यानी आंधी आएंगे तो तब पलक की कीमत पता चलती है। ऐसे पलक तो नहीं लगता पलक बेकार आ गई तो अंधेरा कर रही है। युवा को तब एहसास होता है कि मुसीबत आ गई जब वो अपने में सफल नहीं होता है। लेकिन सफलता मुझे मिलेगी मेरे मेहनत के आधार पर, ये निश्चय करके कोई आगे बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे जाता है। राइट। जैसे आप उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में आप मंत्री भी रहे हो, तो अगर हम 1999 से हम देख रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का एक आज ही के दिन उनका जो है 10,000 था पे स्केल, आज उनका 18,000 हो गया। तो ये क्यों इतना मतलब बहुत सारी विसंगतियां थी और जो कुछ चीजें भी उनके लिए हुई शिक्षा मित्र के लिए, मुझे गर्व है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी। और मुझे ये मैं एक कमेटी बनी थी, उसकी संस्तुतियां मैंने ही दी थी जब मैं शिक्षा मंत्री था कि इनकी तनख्वाह 18,000 या 20,000 के आसपास हो, 62 वर्ष तक ये जैसे और शिक्षक रिटायर नहीं होते वैसे ये भी ना हो, और इनका जो छुट्टी है जैसे सबको मिलती है वैसे इनको भी मिलना चाहिए, इनका चिकित्सा का जो प्रतिपूर्ति है, इस प्रकार की संस्तुतियां मैंने तब करी थी। लेकिन कुछ कारण थे जिसके कारण ये संभव नहीं भी थी उस समय। कुछ प्रदर्शन हो गए थे, कुछ और हो गए थे, लेकिन शिक्षा मित्र ने लंबा संघर्ष किया है। और इनके जीवन की सुरक्षा एक अध्यापक की क्या आवश्यक है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कुछ कठिनाइयां जरूर आई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की सहजता के साथ ये कठिनाइयां कम हुई हैं, सहूलतें कुछ बढ़ी हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस था, आप प्रोफेसर रहे हो, अभी हो भी, तो आपको नहीं लगता कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेटर देन एनपीएस? नहीं, अब तो काफी सुधार हो गया है। अब तो लगभग उतना ही, बल्कि उससे संभावना तो उससे भी ज्यादा मिल सकता है अब जो स्कीम वर्तमान में। लेकिन अभी भी सारे प्रोफेसर टीचर पुराने पेंशन स्कीम को क्यों मांग रहे हैं? नहीं, अगर आप जनता के लिए अब हो, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों की मांग तो नहीं होगी, क्योंकि अभी जो नई स्कीम के अनुसार पेंशन मिलना लोगों को शुरू नहीं हुई है। जैसे जैसे मिलना शुरू होगी तो लोगों को नई के आगे पुरानी नहीं अच्छी लगेगी, और फिर ये पेंशन की प्रक्रिया एक सुधारात्मक विषय है। अभी मैंने नई पेंशन की एक नया प्रोजेक्ट राज्यसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें पुरानी पेंशन से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, और उसमें मैंने बहुत सारे सुझाव दिए। वो लंबा विषय है, और उसमें मैंने उसको बैंक से जोड़ने की कुछ संस्तुतियां की है। सरकार भी 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो तमाम चीजें सोच रही है, जिसमें तनख्वाह भी बढ़ेगी और पेंशन भी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ अब ये नहीं, जैसे अगर जनता लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा लोगों की चुनी, अगर वो वही मांग रहे तो क्यों नहीं दे मैं तो समझता हूँ आप इस पे संस्तुति क्यों नहीं कर? प्रधानमंत्री जी तो उससे ज्यादा सोच रहे हैं, जनता कम क्यों सोच रही है? लेकिन वो लोग सेटिस्फाइड तो नहीं। इसमें मैं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि समय का इंतजार करना चाहिए, और पेंशन पिछले से कम नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी ओल्ड स्कूल हैं, अगर आप उनको 3 सजेशन देना चाहोगे तो क्या सजेशन दोगे? नहीं, राहुल जी वरिष्ठ नेता हैं। युवा नेता हो या वरिष्ठ नेता? नहीं, एक प्रौढ़ है। अब जो वरिष्ठ नागरिक की तरफ बढ़ रहे हैं, अब 57 के आसपास होंगे, मैं समझता हूँ 56-57 के आसपास होंगे, और जल्दी 3-4 साल बाद वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे। तो मैं युवा तो नहीं कहूंगा, युवा हृदय हो सकता है, मन भी हो सकता है, और हर राजनेता सम्मान का पात्र होता है। राहुल जी भी सम्मान के पात्र हैं जी। लेकिन मैं, अगर व्यक्तिगत आप कह रहे हो कि 3 सलाह दो, मैं सलाह देने वाला कौन होता हूं? मैं बीजेपी के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते सलाह देना चाहूंगा कि वो नेता प्रतिपक्ष है, सम्मानित है, लेकिन वो उनका जो चॉइस है, जैसे लगता है देख के कि राजनीति उनका टेस्ट नहीं है, राजनीति उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है विजिट करना, घूमना, स्पेन है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है। एक मस्त मौला जिंदगी उनकी है, होनी चाहिए, उनको अधिकार है, वो अपनी जिंदगी को, लाइफ को और अच्छा जी सके। अगर राजनीति सेकेंडरी है तो अपनी पर्सनल जो उनकी चॉइस वाली लाइफ है वो जिए। दूसरा, विवाह कर ले। मैं चाहता हूं कि वो उनको विवाह जल्दी करना चाहिए। और तीसरी चीज है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए वरिष्ठ जनों के प्रति अपशब्दों का जो पुलिंदा है, आप जनता के जो 140 करोड़ जनता का जो प्रधानमंत्री हो, उसके लिए कहोगे नरेंद्र सरेंडर, नहीं बोलना चाहिए। आपके पद की गरिमा, आपके शब्दों के प्रयोग से आपका प्रधानमंत्री पे कहने भी आसमान में थूकना है। थूकेंगे तो थूक तो अपने पर पड़ेगा ना। यानी मैच्योरिटी, शब्द का संयम, और व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग किए गए शब्दों का जो एक गठजोड़ है, वो नेता प्रतिपक्ष की गरिमापूर्ण स्थिति के अनुसार होना चाहिए। राइट। जैसे अगर हम कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके लिए आपके पास 2 लाइन में अगर बोलना है तो क्या कहेंगे आप? सर्वश्रेष्ठ राजनेता। अमित शाह जी? चाणक्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? भविष्य। भविष्य मान रहे हो आप? उत्तर प्रदेश का तो भविष्य ही है। राइट। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, जैसे मैं गांव में जब जाता हूं तो वहां पे गांव में, यूपी में भी और अलग अलग स्टेटों में भी, मैं पहली चीज करूं, ये मोदी जी हैं, एक विजनरी लीडर है। अमित शाह जी हैं, यानी अगर राम की तरह है मोदी जी, तो हनुमान की तरह है अमित शाह जी। लक्ष्मण कौन है फिर? ये एक तरीके का पूरा जो बीजेपी का मजबूत पक्ष है, उसके सृजनकर्ता के रूप में है अमित शाह।
और योगी जी को देखो, दृढ़ इच्छा शक्ति राजनेता, ये जिसको कहते हैं कि जो निर्णय कर लिया। तो इस सबकी अलग अलग क्वालिटी है ना। और ये मिलके गडकरी जी विकास पुरुष, राजनाथ जी संयम के प्रतीक, एक दृढ़ इच्छा शक्ति नेतृत्व के प्रतीक, कलराज मिश्रा कुशल संगठनकर्ता, यानी संगठन की नींव रखने वाला व्यक्तित्व। हर बीजेपी में तो खान है नेताओं की। तो वो तो सरकार होती है तो थोड़ी भीड़ भी ज्यादा होती है, ऐसा भी लगता है आपको? सरकार होती है तो थोड़ी भीड़ भी ज्यादा होती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, भीड़ में भी कभी कभी अनुशासन जो है वो उसको जो है और अच्छा बना देता है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि जैसे गांव में मैं अभी गया था, छुट्टी थी, तो गांव में 1000 रुपए या 500 रुपए वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलता है। तो आज की महंगाई में जो अभी आज की स्थिति है, ये विद्या, इसके बारे में क्या कुछ अमेंडमेंट में आप इतनी कमेटियों में देखो क्या है। वृद्धावस्था पेंशन अलग है, मिल रही है आपको, जो विधवा पेंशन है वो अलग मिल रही है, किसान सम्मान निधि अलग मिल रही है, मकान आपको अलग से मिल रहा है महिलाओं के नाम पर, गैस का चूल्हा आपको फ्री में मिल रहा है, टॉयलेट आपके वहां पर फ्री में बन रहा है, आपको 5 लाख का सुरक्षा कवच अलग से मिल रहा है, कन्या का विवाह है तो सरकार सारा उसका खर्चा उठा रही है, और आपको अगर कोई व्यवसाय करना है तो मुख्यमंत्री के ऋण की व्यवस्था है। तो अब तो सरकार ने सारी जिम्मेदारी ले ली है। तो ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मतलब आप कह रहे हो कि सारी चीजें मिलती हैं तो वो चीजें 500 या 1000 में? अरे उसे बहुत बड़ा होता है भाई, सारा खर्चा तो सरकार उठा रही ना। सारा खर्चा आप 10 किलो राशन नहीं जोड़ोगे तो विकसित भारत, आप तेल और नमक नहीं जोड़ोगे, आप टॉयलेट बन गया नहीं जोड़ोगे, आप 5 लाख का जो बीमारी में पड़ता हो नहीं जोड़ेंगे, लड़की का विवाह करना सारा खर्चा नहीं जोड़ेंगे, लड़के को मुफ्त इंटर तक की शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो नहीं जोड़ेंगे। अब तो सारा खर्चा तो वही उठा रहे हैं ना। विकसित भारत के लिए क्या रोड मैप है? विकसित भारत का सबसे बड़ा, इसके पहले कलाम जी ने भी 2020 में विकसित भारत का एक सपना देखा था। अब देखो सपना कैसे पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन कह दिया जनधन योजना को शुरू करो। हम लोगों ने कहा अरे भाई विकसित भारत की बात कर रहे हैं माननीय प्रधान, मेरे ऐसे लोगों के मन में आया विचार इसे होगा क्या। लेकिन जब मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में किसान सम्मान निधि और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो फसल नष्ट हुई ओले से उसका मुआवजा देने के लिए गया, तो बस एक बटन दबाता था 10,000 लोगों के खाते में रुपया पहुंच जाता था। तब मुझे लगा जनधन खाता खोलने का, आधार से लिंक करने का, ये कौन सा इंटरनेट आधार इस सबको लाने वाला कौन है? मोदी जी है। आज युवक नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, आज वो स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार पा रहा है और लोगों को नौकरी दे रहा है मोदी जी के कारण। ये स्टैंड अप इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये मेड फॉर द वर्ल्ड, ये आज आपका स्टार्टअप, ये किसकी देन है? डिजिटल इंडिया। ये सरकार ने पूरे भारत का ढांचा बदल दिया है। जिसमें डीजल की छुक छुक करती गाड़ी चलती थी, आज वंदे मातरम की सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। आज बुलेट ट्रेन बनने को तैयार है। जिसने कभी धक्का देकर कलकत्ते में चलती हुई ट्रेन देखी होगी सड़क पे, आज फर्राटे से दौड़ती हुई मेट्रो चल रही है सब जगह पर। एक्सप्रेस, जहां हम पहुंचते थे, चरण सिंह जी का एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था कि जिस दिन हम 4 घंटे में 5 घंटे में मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे, समझो किसानों का राज्य आ गया। अब तो 45 मिनट में मेरठ पहुंच रहे हैं दिल्ली से। ये अंतर आया है। मोदी है तो मुमकिन है। जैसे आप उप मुख्यमंत्री रहे, तो एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे दिन भर का क्या कार्यकाल होता था? नहीं, मैं नेता सदन में था और मैं उस सचिवालय, कैसे शुरुआत होती थी? मेरे पास में माननीय मुख्यमंत्री जी के 38 विभाग का जब भी उत्तर देना होता था, और नेता सदन के नाते सुबह सुबह जो पहला टर्न होता था उसमें त्वरित प्रश्न आते थे। ये जो घटना घटती थी कि आज यहाँ पर आज फलाने का मर्डर हो गया, फलाना की गिरफ्तारी हो गई, अब बयान देना है। तो सुबह 7 बजे से डीएम और एसएसपी को मिला के बात शुरू होती थी।
फिर अपने हर विभागों की बैठक लेना, हर का जवाब देना। 93 विपक्ष के लोग थे विधान परिषद में और 7 लोग बीजेपी के थे, और मैं नेता सदन था। और नेता सदन के बावजूद पूरे 5 साल हमारे सारे प्रस्ताव पारित हुए। इसमें विपक्ष का भी सहयोग था मुझे। तो मैं कह सकता हूं कि आप काम कोई बड़ा नहीं होता। 4 विभाग थे और चारों अगर आप गूगल में तलाश लो या क्या चैट जीपीटी है, जीपीटी में आप देखोगे तो मेरे विभाग आप देखोगे सबसे अच्छा शिक्षा का कार्यकाल किसका रहा, तो नाम आएगा। मैं मेयर रहा तो आप पूछोगे कि लिम्का बुक रिकॉर्ड में सबसे बड़ी जीत का किसका है, तो हो सकता है मेरा ही नाम आवे। जब आप मेयर थे तब का क्या रूटीन था, और उप मुख्यमंत्री जब आपके पास पूरे एक जिले की कमान थी, और जब एक उप मुख्यमंत्री की कमान आपके हाथ में आ गई तो दायरा तो बहुत बढ़ गया। एक चीज मान के चलो, जब मैं था, जब मैं हूं, जब मैं रहूंगा, एक ही सा रूटीन होगा। सुबह 4 बजे उठना, 10 बजे के आसपास सो जाना, सुबह उठ के योग करना, पूजा करना, सारी लेटेस्ट जानकारियों को हासिल करना, पब्लिक से मिलना और अपने कार्यक्रमों में चले जाना। ये रूटीन हर जगह, चाहे मैं मेयर रहा हूं, चाहे मैं पर्यटन का चेयरमैन रहा हूं, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, या मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हूं, सब में रूटीन एक सा रहा। पार्टी ने आपको उप मुख्यमंत्री से राज्यसभा क्यों भेजा? अभी तो पार्टी बता सकती है। नहीं मतलब मुझे नीचे थोड़ी भेजा, मुझे तो ऊपर भेजा ना, ऊपरी सदन में भेज दिया। देखो पद बीजेपी में लोग कहते हैं हटा दिया गया। आप बड़े शब्दों में आपने पूछा, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा था, आते आते रुक गया कि आपको उप मुख्यमंत्री से क्यों हटाया गया। तो इसका मेरा जवाब, मुझे हटाया नहीं गया, मेरा पद परिवर्तन हुआ और मुझे दूसरा बड़ा लक्ष्य दिया गया। प्रदेश से मुझे पूरे राष्ट्र के काम करने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है। हर काम बड़ा होता है, जिसमें चुनौती होती है वो बड़ा होता है। अब आज मैं समझता हूँ कि पहले से कई गुना ज्यादा काम करने का अवसर मुझे राज्यसभा सांसद के रूप में मिला है। बहुत सारी कमेटियों का मैं हूँ। राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। एक राज्यसभा सांसद का कितना फंड होता है, या कितना? देखो, फंड एक अलग विषय है विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ होता है। लेकिन अगर आप एक जानकार व्यक्ति हैं तो बहुत सारा CSR से हो सकता है, बहुत से प्रदेश से और केंद्र सरकार के माध्यम से हो सकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांसदों को अलग से काम कराने के लिए उत्प्रेरित किया है। मैंने कई जगह बहुत सारे काम मैंने CSR फंड से कराए। मैं कह सकता हूँ कि ये काम की कोई कमी नहीं होती है, सांसद सक्रिय होना चाहिए। राइट। अच्छा, जैसे अभी उप मुख्यमंत्रियों का एक दौर शुरू हो गया कि हर स्टेट में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री लगा दे रहे हैं, क्या ये एक तरह से ये जातीय और राजनीतिक समीकरण सेट करने के लिए करते हैं? क्योंकि संविधान में तो ऐसा कोई, तो राजनीति में कोई आता वो साधु महात्मा तो नहीं होता। साधु महात्मा भी होते हैं। नहीं, मैं साधु महात्मा भी होते हैं। महाराज जी साधु महात्मा है, लेकिन हर व्यक्ति उनकी तरह नहीं हो सकता। हर व्यक्ति आता है तो जनता के प्रति जवाबदेह बनता है। जनता की सेवा कौन अच्छी कर सकता है, उसके लिए क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था अगर बनानी है कि मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए बड़ा प्रदेश है, उप मुख्यमंत्री होने चाहिए, तो करते हैं। अब कुछ प्रदेशों में इसका यूपी का देखा हुआ प्रयोग किया होगा, तो जाहिर सी बात, ये सफल प्रयोग है, लोग करेंगे। राइट। जो कॉमर्स के बच्चे आपको देख रहे होंगे, एज ए आप प्रोफेसर, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? पहले तो लक्ष्य को पूरा करें। पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई के समय 10 तरफ दिमाग को मत भटकाना। और एक चीज याद रखना कि माता पिता इस धरती के भगवान हैं, और वो जो कहे वही अंतिम वाक्य है आपकी प्रगति का। लक्ष्य बनाकर चलो और लक्ष्य के पीछे दौड़ो। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, आपको चैन की नींद ना आए। इसलिए लक्ष्य को तय करो और उस लक्ष्य के पीछे द्रुतगामी गति से बढ़ते जाओ। कुछ कठिन नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। राष्ट्र ने हमको बहुत कुछ दिया है और हमको एक उम्र में आकर हमको भी राष्ट्र को देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये देश हमारा परिवार है और परिवार में सब एक दूसरे के लिए है। पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में जो
व्यक्ति का जो संबंध है वो बाजार की तरह होता है, जहां सब कुछ बिकाऊ होता है। भारत में जो संबंध है वो परिवार की तरह है, जहां सब लोग एक दूसरे की तरह है। लक्ष्य तय करो, आगे चलो, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राइट। अभी मेरा ये आखिरी सवाल है कि आपके जीवन का मतलब जो ये एक तरह से ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन मेरा होता है कि आपके जीवन का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस या अनुभव क्या रहा जो आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में या कहीं पे नहीं बताया? बहुत सारे अनुभव हैं उसमें जैसे जो सबसे यूनिक हो। नहीं, बहुत सारे थे। और अब कभी कभी होता था कि जैसे माननीय अटल जी के चुनाव से मैं बहुत जुड़ा रहा, उनकी संचालन समिति में रहा, आखिरी में तो सब कुछ करने का अवसर मिला, तो कभी कभी जिद कर लेता था उनको। मुझे चुनाव जीतना है, 15 दिन के अंदर चुनाव लड़ना था, पैसा नहीं, कुछ नहीं, चुनाव लड़ गया तो जिद किया, आपको चुनाव में आना, सभा करनी है। अब मुझे मानवता का दृष्टिकोण भी उस समय मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि उनके 103 बुखार है। उन्होंने कहा दिनेश जब मना करेगा तभी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा। अटल जी भी जिद कर बैठे और कांपते हुए वो मंच पे हमारे चढ़े थे और एक शब्द बोल के गए कि इसमें मैं अपने आप को देखता हूं। अटल जी ने मेरे लिए कहा और बोले ये नीचे जो है ये पैजामा है, ऊपर यानी संसद ये मैं कुर्ता हूं। कुर्ता अगर बगैर पैजामा का होगा तो खराब लगेगा, ये नगर निगम नीचे ये पैजामा है। और कह के चले गए। वो मेरे लिए जीवन का बड़ा विहंगम दृश्य था कि मैंने जिद करी, अटल जी आए, लेकिन एक शब्द ने लोगों की विचारधाराओं का परिवर्तन कर दिया। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद को ज्वाइन करने के लिए। आगे की कड़ी में फिर किसी से बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।